फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हिस्ट्री यानी खान सर के द्वारा जो नोट्स जारी किया गया है हिस्ट्री का, उसी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि सबसे पहले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ध्यान दीजिएगा, इसका PDF अगर चाहते हैं तो PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है और वीडियो को जो है वो ज़रूर से ज़रूर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये लेटेस्ट नोट्स है 2024 का। ठीक, लेटेस्ट नोट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये न्यू नोट्स जारी किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास। पहले हम लोग इतिहास के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा जानकारी। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड। और अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है। और आध ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता, कांसा और हड़प्पा सभ्यता में बांटा गया है। और ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल, एंशियंट पीरियड, मध्यकालीन काल, मिडाइवल पीरियड, आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड, नेहरू काल और विश्व वर्ल्ड यानी उसी को हम लोग कवर करेंगे इन सभी हिस्ट्री में। तो आइए हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, यानी इतिहास कोई अगर पूछेगा तो किसे कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव में ही आ जाए तो उसको बोलेंगे अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक जो होते हैं हेरोडोटस, यानी H से हिस्ट्री भी होता है और H से हेरोडोटस भी होते हैं, यानी डायरेक्ट यहाँ से हेरोडोटस हो जाएगा। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं और जबकि सभ्यता को पालना एशिया महादेश को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। अभी हमने बताया था प्राग ऐतिहासिक काल और आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या था उसको हम लोग देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी ना ही लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल यानी स्टोन एज जिसको बोलते हैं, स्टोन एज, उसी को हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या होता है। तो वह समय जब मानव पत्थर के औजारों एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है वो कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता। नेक्स्ट देखिए, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो कि भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ठीक, लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, यहाँ से पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक जिसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल देखेंगे। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो आग की खोज थी। आग की खोज, अब क्वेश्चन आएगा आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पाषाण काल में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे।
इसी समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया था। भीमबेटका की गुफाएं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग मध्य पाषाण काल देखेंगे। मेसियोलिथिक पीरियड 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। यहाँ से हम लोग देखेंगे इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल के ने 1867 में दिया था। नेक्स्ट देखिए, यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे या फिर कहा जाता था। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिला है। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल जिसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास यानी घर बना लिए थे, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिए थे। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी जिसको घड़ा बोलते हैं की खोज की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख का टीला क्वेश्चन आएगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु जो था वो कुत्ता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट, मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली थी। नेक्स्ट, बुर्जहोम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफकराल यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला है। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है लेहुरा देह, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। दमदमा यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। अब हम लोग ताम्रपाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे, चाल्कोलिथिक पीरियड को। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार एवं गिलुंद पुरा स्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियां है। आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। नेक्स्ट देखिए, मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना गया है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन ताम्रपाषाण कालीन हैं। नेक्स्ट देखिए, महिषदल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसके उत्खनन कर्ता HD सांकलिया ने कराया था। नेक्स्ट देखिए, इनाम गांव
इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ी बस्ती थी। यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु जो थी वो तांबा थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के गले में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदोली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है। नेक्स्ट देखिए, स्टेटाइट और कार्नेलियन ताम्रपाषाण की प्रमुख कीमती पत्थरें में से एक थे। जिनके पास ये वस्तुएं होती थी वे धनी कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण काल में हुआ था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। नेक्स्ट देखिए, ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, से हम लोग जोरवे संस्कृति के बारे में देखेंगे। यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। यह एक ग्रामीण संस्कृति था। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पुरास्थल आते थे। कौन कौन से आते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ से इनाम गांव आते थे, नासिक आता था, नेवासा आता था, दैमाबाद आता था, आदि आते थे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो प्रमुख युग जो थे और स्थान और प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो पाषाण युग के बारे में बता रहा है। पाषाण युग स्थान जो है बोरी मुंबई से कुल्हाड़ी खंडक चोपर के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, तो यहाँ चॉपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है। नोट, चॉपर एक तरफा धार वाला उपकरण है। चॉपिंग दोहरी धार वाला काटने का औजार है। नेक्स्ट देखिए, भीमबेटका, यहाँ से हम लोग देखेंगे किसके साक्ष्य मिले हैं। तो भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश। देश की शैली चित्रकला का सबसे बड़ा खजाना मिला है भीमबेटका से। चौतरा मांडी हिमाचल प्रदेश, यह सोहन संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, अतिरंकपम चेन्नई तमिलनाडु, यहाँ मिश्रित एबी वेली तथा एसुली उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, पलवरम चेन्नई तमिलनाडु, ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1864 में यहाँ पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, बेलन घाटी मिर्जापुर यूपी, आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं वहाँ से। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग यहाँ से मध्य पाषाण काल के कुछ स्थान और उस यहाँ से साक्ष्य मिले हैं अन्य चीज़ों की, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ यूपी से क्या साक्ष्य मिला है। तो शवों को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। महदहा या दमदमा प्रतापगढ़ यूपी, पुरुष स्त्री दोहरा समाधान के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ या होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागोर की तरह यहाँ से भी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थान और उसके साक्ष्य को कवर करेंगे। तो बुर्जहोम श्रीनगर में है। गर्तावास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ता को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अस्थियों उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं बुर्जहोम से। गुफकराल पुलवामा जम्मू कश्मीर में है। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है। तो भारत में सर्वप्रथम गेहूं व जौ की खेती का स्थल है। मानव के साथ बकरी दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है। चिरांद छपरा बिहार भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थान है। अस्थि उपकरणों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ से देखिए, दाऊजली हैडिंग पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी तथा बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा इलाहाबाद यूपी 6000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य, हस्त निर्मित मृदभांड तथा निवास के लिए झोपड़ियाँ मिली है। बरूडीह सिंह भूमि झारखंड, यहाँ से उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ से हम लोग जो है वो आध ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आध ऐतिहासिक काल भाई किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं पहले। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, यानी लिखित स्रोत मिले थे लेकिन उसको जो है वो कोई पढ़ नहीं सकता था, यानी उसको भाषा को समझा नहीं जा सका, उसी को आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ से लिख दिया गया है। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग IVC शॉर्ट में बोलते हैं, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। सिंधु सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था, कुछ इस टाइप का था, हल्का हल्का, ठीक है, लगभग में त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट देखिए इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था और सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात से ही मिले हैं। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ से हम लोग सिंधु सभ्यता की सीमाएं देखेंगे कौन कौन से थे। तो इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया था। नेक्स्ट देखिए इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसकी दक्षिणी सीमा जो थी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? तो दैमाबाद से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए किस नदी के किनारे? तो परवरा नदी के किनारे, और ये दक्षिणी सीमा था। नेक्स्ट देखिए इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है या तट पर स्थित है। ऐसे हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ से पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, इसका उत्तरी सीमा मांडा चिनाब नदी के किनारे उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा देखिए सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे, और दक्षिणी सीमा दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ से ऐसे भी याद करते हैं, ट्रिक दिया गया है, सम बराबर ऐड होता है ना। तो डच है पर भारत में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे कैसे याद करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से। सौ से हो जाएगा सौ से हो जाएगा सुतका गेंडोर और डच है, ठीक, यही ये नहीं होगा, डच है, सम बराबर ऐड और डच है पर भारत में नहीं है, इसको याद करना है। तो 100 बराबर हो जाएगा सुतका गेंडोर और ड से हो जाएगा यहाँ से दास्क नदी के किनारे, म से हो जाएगा मांडा, ये हो गया, और च से हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे, ए से हो जाएगा आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे, है से हो जाएगा, और डी से हो जाएगा दैमाबाद जो कि यहाँ से देखिए
प्रवरा नदी पर मतलब प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा अब हम लोग देखेंगे। इसकी खुदाई 1921 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जुड़वा राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली। तो हड़प्पा से क्या क्या मिले, यहाँ से देखिए पहला मिला कुम्हार का चाक मिला था, श्रमिक आवास मिला था, अन्नागार मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या मिले थे। तो यहाँ से लकड़ी की ओखली मिली थी, लकड़ी के ताबूत मिले थे, RH-37 कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा से ही, एक सिंघी वाला जानवर मिला था, हाथी का कपाल मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, जिसकी उस हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से देखिए नोट दिया गया है, एक इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से देख लेते हैं। ये नोट चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई 1922 में हुई थी। इसकी खुदाई सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। यह जो है पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना गया है। यहाँ से देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण यानी ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी। क्या क्या मिले थे। तो मोहनजोदड़ो से तो स्नानागार मिला था, अन्नागार सबसे बड़ा मिला था। यहाँ से देखिए पुरोहित आवास मिला था, सूती वस्त्र मिला था, सबसे चौड़ी सड़क मिली थी, सभागार मिला था, पशुपति शिव मिले थे। यहाँ से देखिए कांसे की नर्तकी मिली थी, तांबे के ढेर मिले थे और घर में कुआं मिले थे मोहनजोदड़ो से। नोट देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। नोट दिया गया है एक और नोट, मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट देखिए स्वास्तिक चिन्ह। यहाँ से देखिए नोट में रीमार्क करके दिया गया है। स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं सुतका गेंडोर। इसकी खुदाई 1927 में हुई थी। इसकी खुदाई ओरेनस्टाइन ने किया था। यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो दास्क नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चन्हूदड़ो देख लेते हैं 1931। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने किया था। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। नेक्स्ट देखिए यह एक औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, कहाँ से मिली है तो चन्हूदड़ो से। नेक्स्ट देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। क्या क्या मिले हैं, ये सौंदर्य सामग्रियाँ मिली हैं, मनका मिला है, गुड़िया मिली है, सुई धागा मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पैर का चिन्ह मिला है, अलंकृत ईंट मिले हैं। और देखिए नोट दड़ो या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए। चन्हूदड़ो और कोट ये सभी जो है पाकिस्तान में स्थित है। ट्रिक याद कर सकते हैं आप, चन्हूदड़ो सभी पाकिस्तान में, वालाकोट, मोहनजोदड़ो, डावार कोट, जुरीद जोदड़ो, कोट दीजी, ये सभी जो है पाकिस्तान में स्थल है, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखिए
1953 में खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम जो है वो रूपनगर है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रूपनगर इसका आधुनिक नाम है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों यानी कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। नोट, ऐसा ही 100 नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला है। नेक्स्ट देखिए, बनावली 1973। इसकी खुदाई 1973 में रविंद्र सिंह ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती थी। नेक्स्ट देखिए, कुणाल। यहाँ से कुणाल के बारे में अब जान लेते हैं। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कालीबंगा देख लेते हैं, तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चिड़िया। ठीक, यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। ठीक है, यह राजस्थान में सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी या की गई थी। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहाँ पे एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने किया था। नेक्स्ट देखिए, धौलावीरा। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो धौलावीरा पूछेगा हो जाएगा। और सबसे बड़ा स्थल था, ये भारत में था। और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल जो था वो पाकिस्तान का था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने 1967 में किया था एवं पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में किया गया। नेक्स्ट देखिए, यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, राखीगढ़ी। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। नेक्स्ट देखिए, सुरकोटदा। यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोथल। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल माना जाता है। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉक यार्ड का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। यहाँ से छोटा दिशा मापक यंत्र मिला है। यह एक औद्योगिक शहर था। इस शहर में घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से युगल समाधान जोड़ों में लाश मिला है, जो सती प्रथा का साक्ष्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रंगपुर देख लेते हैं। तो यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी? तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखिए, नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी नालियाँ ढकी हुई थी तथा सड़क सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो कृषि था। इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से होता था। इनकी भाषा जो थी भाव चित्रात्मक थी। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। इनकी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि के प्रमाण में सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवरों का चित्र था। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है।
हड़प्पा सभ्यता के मुहरों से में शैलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यहाँ मापतौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासे खेलते थे। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्रिय देवता, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रिय देवता शिव थे। इनका पसंदीदा वृक्ष जो था वो पीपल का था। इनका पसंदीदा वृक्ष पीपल का था। इनका पसंदीदा जानवर जो था वो सांड या वृषभ यानी बसहा बैल था। इनका पसंदीदा पक्षी जो था वो बतख था। इनका आदरणीय नदी जो थी वो सिंधु थी। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो 4 वर्गों में बांटा गया था। विद्वान, योद्धा और 2 इधर दिए गए हैं, व्यापारी 3 नंबर एवं शिल्पकार तथा चौथा जो है वो श्रमिक। ठीक, और अब देखेंगे हम लोग वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से होता था। ठीक, सिंधु सभ्यता में तो अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से सोना का आयात होता था। यहाँ से अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का आयात, बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान से तांबा का आयात, ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात, सौराष्ट्र से गोमेद का आयात और मेसोपोटामिया से लाजवर्द का आयात, ईरान से सीसा का आयात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। सिंधु सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप सभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक, यहाँ से देखिए, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता था या माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में हुए उत्खनन से IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ परिमाण मिला, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विद्वान और पतन के कारण कौन कौन से बताए हैं, कौन कौन देखिए, तो गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने बताया है बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया यानी खत्म हो गई। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं SR राव ने बताया है बाढ़ के कारण। ओरेल स्टेइन और अमलानंद घोष ने बताया है जलवायु परिवर्तन के कारण। MR साहनी ने यानी दयाराम साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन के कारण। जॉन मार्शल ने बताया प्रशासनिक शिथिलता के कारण। और KUR केनेडी ने बताया है प्राकृतिक आपदा, मलेरिया या महामारी के कारण। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल दिए गए हैं और वो किस नदी के किनारे स्थित है और उनकी खोज किसने की थी और जो है वो कब खोजे गए थे और कहाँ स्थित है। ठीक, तो पहला हम लोग देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा जो है मोंटगोमेरी जिला पंजाब में स्थित है। मोंटगोमेरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। इनके खोजकर्ता दयाराम साहनी और मेध स्वरूप वत्स थे। 1921 में खोजा था और रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसके खोजकर्ता जो थे रखाल दास बनर्जी थे। कब खोजा गया था, 1922 में, सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा या कालीबंगन, तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में स्थित है। BB लाल और BK थापड़ ने खोजा था। कब खोजा था, तो 1961 से 69 में, घग्गर नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, धौलावीरा, कच्छ जिला गुजरात भारत में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था 1990-91 में, लूनी नदी के किनारे स्थित है। चन्हू दड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। गोपाल मजुमदार ने खोजा था 1931 में खोजा था, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोथल, अहमदाबाद जिला गुजरात में भारत में स्थित है। रंगनाथ राव ने खोजा था 1955 या 1962 में। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कोटदीजी सिंध प्रांत का
खैरपुर स्थान पाकिस्तान में स्थित है। फजल अहमद खान ने खोजा था 1955 से 57 में, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए बनावली, हिसार जिला हरियाणा भारत में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था 1974 में, सरस्वती या रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रोपड़, रोपड़ जिला पंजाब भारत में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था 1953 से 56 में, सतलज नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर, कोठियावाड़ जिला काठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद भारत में। रंगनाथ राव ने इसके खोजा था 1953 से 54 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। भादर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था 1958 में, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए सुतका गेंडोर, मरकाना में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ऑरेल स्टाइन यानी RL स्टाइन ने 1927 में खोजा था, ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतका कोह जो है मरकाना के समुद्र तट पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसको जॉर्ज डेल्स ने खोजा था 1962 में, सादी कोर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के यानी दजला और फरात नदियों के मध्य में हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुहद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भागों में थे। कौन कौन? तो समेरियन का सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, झूलता हुआ बगीचा जो है बेबीलोन में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता था और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ध्यान में रखिएगा। मिस्र की सभ्यता, यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता के विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखिए रोम की सभ्यता, इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट देखिए, इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। नोट, जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे फारस की सभ्यता, यह वर्तमान में ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। नेक्स्ट देखिए स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीक के 20,000 सैनिकों को मत दे दिया था। नेक्स्ट देखिए, ग्रीक की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। नेक्स्ट देखिए, पीली नदी की सभ्यता, यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगवे नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। ध्यान दीजिएगा, आज की इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड को लेकर। आज इस वीडियो में हम लोग देखें यहाँ से क्या क्या देखे थे,
देख बता दे रहे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा ख़त्म कर लिए यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को, और प्रोटो हिस्टोरिक यानी आध ऐतिहासिक काल को भी पूरा ख़त्म कर लिए यानी प्रोटो हिस्टोरिक को भी पूरा ख़त्म कर लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक भी लाइन इसमें से छूटा नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिए, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो है वो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास टाइमिंग जो है उस दोपहर 12 बजे होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, उसी टाइम ये क्लास डेली होगा। कल हम लोग ऐतिहासिक काल से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से कवर करेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक। खान सर का नोट्स लेटेस्ट नोट्स है, ध्यान दीजिएगा। अभी अभी हमने मंगवाया है ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।